स्वागत है आपका न्यूज़ वक्त में। 2 महीने के बाद यानी कि तकरीबन 2 महीने के बाद पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जिन्होंने अचानक से मॉनसून सेशन के पहले दिन इस्तीफ़ा दे दिया था, वो अचानक से फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस उनका हुआ नए उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में। वैसे प्रोटोकॉल के हिसाब से पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ में वेंकैया नायडू, जो पहले उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, हामिद अंसारी, वो सब भी उस शपथ ग्रहण समारोह में बैठे हुए थे जहां पर जगदीप धनखड़ थे। और पूरे समारोह के बाद ढेर सारे लोगों से जगदीप धनखड़ नहीं मिलते हुए दिखे। सरकार के मंत्रियों ने भी कोई ख़ास तौर से जाकर जगदीप धनखड़ की कुशलक्षेम नहीं पूछी। तो आखिर जगदीप धनखड़ के इस फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस के मायने क्या हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जगदीप धनखड़ ने जब इस्तीफ़ा दिया तो उसके बाद तमाम तरह की अटकलबाजी हुई, तमाम तरह की खबरें आईं कि किन परिस्थितियों में उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा। उसके पीछे की स्टोरी, उसके पीछे की कहानी हम पहले ही बता चुके हैं कि जगदीप धनखड़ एक तरह से सरकार के खिलाफ कूच करने वाले थे, विद्रोह करने वाले थे। सरकार को उसकी भनक मिल गई और टाइम रहते सरकार ने उन्हें 2 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन था ग्रेसफुल एग्जिट का, यानी कि आप रिज़ाइन करें। दूसरा ऑप्शन था कि अगर आप रिज़ाइन नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा। और इसलिए उस दिन यानी 21 जुलाई को मॉनसून सत्र के पहले दिन आनन फानन में दोपहर के समय में तमाम जो सांसद हैं उनको बुलाकर उनसे हस्ताक्षर लिए गए राजनाथ सिंह के कमरे में, ताकि अगर जगदीप धनखड़ इस्तीफ़ा नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन की शुरुआत हो सकती है। और उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है आपको पता है कि किस तरह से जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के मोशन को अप्रूव कर दिया, राज्यसभा में एडमिट करने की कार्रवाई शुरू कर दी थी। यानी कि जिस तरह से जस्टिस यादव के का जो केस था, उसको इम्पीचमेंट का जो नोटिस था उनको हटाने का जो प्रोसेस था, सरकार चाहती थी कि इसकी कार्रवाई लोकसभा से शुरुआत हो, लेकिन जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा से इसकी शुरुआत कर दी थी। और जिसके बाद में सरकार और वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के बीच में इतनी तनातनी बढ़ी कि उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा। तब से पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब खामोश थे। धनखड़ साहब अपने जो वाइस प्रेसिडेंट का आवास था उसमें लगातार स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे, चुप थे। बाद में उन्होंने जो चौटाला परिवार है उनके फार्म हाउस में वो शिफ्ट हो गए, अपने सामान को शिफ्ट किया। सरकार से उन्होंने अपने एकोमोडेशन की मांग की। ये सारी प्रक्रियाएं चल रही थी, लेकिन उनका पब्लिक अपीयरेंस नहीं था। वो एक तरह से अपने घर से बाहर नहीं निकले, पब्लिक डोमेन में जनता ने उन्हें नहीं देखा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में जगदीप धनखड़ की उपस्थिति दर्ज हुई है। अगर इसके संकेतों को देखें, पूरा विपक्ष है वो इस बात का अंदेशा लगा रहा था या इस बात की उम्मीद कर रहा था कि जगदीप धनखड़ किसी न किसी दिन तो अपनी जुबान खोलेंगे, अपना मुंह खोलेंगे, और जब वो सामने आएंगे तो सरकार के लिए एक बहुत भारी बवंडर लेकर आएंगे। क्योंकि किन परिस्थितियों में उन्हें इस्तीफ़ा दिया वो अभी तक आधिकारिक रूप से धनखड़ साहब ने नहीं बताया है। जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था तो उन्होंने स्वास्थ्य कारण का हवाला दिया था, लेकिन उसके पीछे की तमाम जो स्टोरियाँ छनकर आई, उसके पीछे स्वास्थ्य कारण से ज़्यादा एक तरह से उनका विद्रोह माना गया और इसलिए सरकार ने उन्हें हटाया था। अब जो पिछले 1 हफ्ते में जब राधाकृष्णन जी चुनाव जीते, उस चुनाव जीतने के बाद जगदीप धनखड़ ने पहली बार एक सोशल मीडिया पर ट्वीट किया। वो जो ट्वीट था वो एक तरह से उन्हें बधाई देते हुए राधाकृष्णन को नए पद पे चुने जाने की बधाई थी। और जो उसमें लाइनें कही गई थी जगदीप धनखड़ की तरफ से, उसमें जो एक जिसको कहते हैं कि बहुत ही कोडेड जो शब्द था, उसमें जो कोडेड शब्द का इस्तेमाल किया गया था, उसमें उससे आप थोड़े से राजनीतिक मतलब निकाल सकते हैं। जो उन्होंने कहा कि राधाकृष्णन का जो वास्ट एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, वो कहीं ना कहीं पब्लिक लाइफ में इस ऑफिस को सर्टेनली अटेन ग्रेटर वेनरेशन एंड ग्लोरी, यानी कि जो उनका अनुभव है वो निश्चित रूप से इस ऑफिस को, जिस ऑफिस को उन्होंने डिमिट किया है या फिर उन्हें हटाया गया है, उस ऑफिस को वो एक ग्लोरी तक पहुंचाएंगे, एक नए मुकाम तक पहुंचाएंगे जिस ऑफिस में वो बैठे हैं। यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट का पद है, जो कि राज्यसभा का
चेयरमैन होता है, राज्यसभा का जो पूरी प्रोसीडिंग है उसको कंडक्ट करने का जो जिम्मा होता है वो वाइस प्रेसिडेंट के पास में होता है। और वो पद इसलिए क्रूशियल होता है क्योंकि सरकार को अगर कोई भी बिल पारित कराना है तो लोकसभा के बाद राज्यसभा से पारित कराने पड़ेंगे, और वहाँ पर जो चेयरमैन है उसका जो रोल काफ़ी क्रूशियल हो जाता है। अगर वो चेयरमैन सत्ता पक्ष के साथ उसकी ट्यूनिंग नहीं है, बहुत अच्छी केमिस्ट्री नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं सरकार की फजीहत करा सकता है। और हाल के दिनों में जिस तरह से हमने देखा कि भैरव सिंह शेखावत जब उपराष्ट्रपति बने थे, तो चूंकि भैरव सिंह शेखावत एक शख्सियत थी, एक कद्दावर चेहरे थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके थे, तो वो एक तरह से बहुत ज़्यादा पार्टीगत लाइन पे रहते हुए भी उन्होंने विपक्ष को भी वो सारी जो जिसको कहते हैं कि अलाउ करना या फिर उन्हें अपनी आवाज़ बुलंद करने का मौका देना उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए भैरव सिंह शेखावत ने किया था। और इसलिए भैरव सिंह शेखावत के पूरे कार्यकाल को एक बहुत अच्छा कार्यकाल न केवल सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष की तरफ से भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने विपक्ष को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दी थी बोलने के लिए, अपनी आवाज़ को रखने के लिए। उसके बाद जब वेंकैया नायडू आए, यानी कि बीजेपी के दूसरे वाइस प्रेसिडेंट के रूप में वेंकैया नायडू की अपॉइंटमेंट हुई, तो वेंकैया नायडू ने भी बाई एंड लार्ज एक तरह से विपक्ष को जिसको कहते हैं विपक्ष को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी, बोलने का मौका दिया। सरकारी पक्ष की तरफ सरकार के जो ट्रेजरी बेंचेस के जो बिल होते हैं उसको पास कराने में सरकार की हेल्प की, सहायता की, लेकिन विपक्ष को भी उन्होंने मौका दिया। लेकिन जब जगदीप धनखड़ आए तो इन दोनों उपराष्ट्रपति से अलग धनखड़ ने जिस तरह से पश्चिम बंगाल में राज्यपाल के रूप में अपना रोल अदा किया था ममता बनर्जी को परेशान करने में, उस तरह से उन्होंने विपक्ष को एक तरह से राज्यसभा में उनका गला दबाने में पूरी भूमिका अदा की। और जो जितना उनका कार्यकाल रहा उसमें लगातार, जिसमें विपक्ष के नेता चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों, जयराम रमेश हों या फिर दूसरे नेता, वो कहीं ना कहीं जगदीप धनखड़ के ऊपर ये आरोप लगाते रहे कि वो सत्ता पक्ष के ट्रेजरी बेंचेज के एक तरह से पपेट बन के काम कर रहे हैं। हालांकि अचानक से लास्ट मॉनसून सेशन के कुछ दिन पहले और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने केजरीवाल के साथ जगदीप धनखड़ की मुलाकात हुई और उसके बाद जयराम रमेश के वो टच में आए और उसके बाद उन्होंने विपक्ष के इम्पीचमेंट मोशन का जो जस्टिस यादव के इम्पीचमेंट का जो मोशन था उसको एडमिट करके सत्ता पक्ष में खलबली मचा दी। इससे लगा कि वो कहीं ना कहीं सरकार के तख्ता पलट करने के डिज़ाइन पे चल रहे हैं उस मोशन को एडमिट करके, और उसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तो एक तरह से जगदीप धनखड़ बाकी दोनों जो वाइस प्रेसिडेंट, चाहे वो भैरव सिंह शेखावत रहे हों या फिर वेंकैया नायडू रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं अलग पैटर्न पे चलते हुए दिखाई दे और इसीलिए उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा। अब जो आज उनकी पब्लिक अपीयरेंस हुई है वो जनता के बीच में जो प्रस्तुत हुए हैं उससे कहीं ना कहीं दो मैसेज जाते हैं। पहला मैसेज ये जाता है कि जगदीप धनखड़ के पास में इस समय दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये है कि वो अपनी जो बाकी की ज़िंदगी है, निजी ज़िंदगी, वाइस प्रेसिडेंट के पद से हटने के बाद जो उन्हें सरकारी सुविधाएं मिलती रही है उन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हुए एक फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट की तरह ग्रेसफुली वो अपने सुविधाओं का इस्तेमाल करें और वो फिर रिटायरमेंट की ज़िंदगी जो है उसको आराम से निभाएं। दूसरा ऑप्शन उनके पास में है कि वो सत्यपाल मलिक की तरह, जो फॉर्मर गवर्नर रहे, जो गोवा के गवर्नर थे, जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, उन्होंने सरकार रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ विद्रोह किया और उन्होंने अपनी आवाज़ें बुलंद की कि किस तरह से सरकार में भ्रष्टाचार है और जिस जिस राज्य में वो गवर्नर रहे वहाँ पे उन्हें क्यों हटाया गया, किस तरह से जम्मू कश्मीर में उन्होंने ढेर सारे एलिगेशन लगाए आरएसएस के प्रमुख फंक्शनरी के ऊपर। वो उस रास्ते को एडॉप्ट करें, उस रास्ते का चुनाव करें जिसकी की उम्मीद कांग्रेस पार्टी कर रही है कि कांग्रेस को लगता है कि जगदीप धनखड़ अगर वो पब्लिक अपीयरेंस में आएंगे तो किसी न किसी दिन अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और जिस दिन वो उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की तो कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी होगी, सरकार की फजीहत होगी। लेकिन इन दोनों मौक़ों पर जब उन्होंने राधा कृष्णन के चुने जाने पर जो ट्वीट किया और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने प्रोटोकॉल का पालन करते हुए राधा कृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज की है, उससे कहीं ना कहीं विपक्ष के जो मंसूबे हैं वो कहीं ना कहीं कामयाब होते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में जगदीप धनखड़ के इस्तीफे का जो प्लॉट है और जगदीप धनखड़ की जो चुप्पी है वो टूटेगी या फिर बरकरार रहेगी। लेकिन आप इस वीडियो को देखने के साथ साथ हमें सब्सक्राइब करें, हमें शेयर करें, हमें लाइक करें और अपने कमेंट्स भेजना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।